नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA सिक्स सेमेस्टर एजुकेशन का बच्चों जो पेपर 1 है, इसका आज हम लास्ट चैप्टर बच्चों करा रहे हैं। ये बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर है, यूनिट हमारा 8 है। इससे बनने वाले जो भी समस्त आपके लिखित वाले क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम उनको कराएंगे। फिर इसी के बाद में जितने भी बच्चों MCQ क्वेश्चन होंगे वे भी हम साथ में करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय MCQ का भी पेपर कराते हैं। ये बच्चों आज की हमारी जो कि लास्ट हमारी क्लास है, लास्ट हमारा चैप्टर है, तो सभी विद्यार्थी जाकर के इसकी सारी की सारी क्लास आपको देख लेना है, चाहे आपके विश्वविद्यालय में लिखित का पेपर हो या फिर MCQ का पेपर हो, क्योंकि दोनों क्लासें बच्चों हम एक साथ कराए हैं और इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाएगा। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका जो पेपर 1 है, इसका लास्ट जो चैप्टर है यूनिटेड, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर बच्चों एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। अब बच्चों इसका 8वां चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको जान लीजिए। इसका बच्चों जो 8वां चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्राकृत क्या है और निरीक्षण बनाम पर्यवेक्षण क्या है, शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार क्या है, ये सब क्वेश्चन आज हम कराएंगे आपको। तो सबसे पहले बच्चों शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है, इसका अर्थ आप समझ लीजिए। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण को समझने से पहले आप पर्यवेक्षण का अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि शैक्षिक पर्यवेक्षण बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शैक्षिक प्लस जो है पर्यवेक्षण। शैक्षिक का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित, पर्यवेक्षण मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले पर्यवेक्षण का अर्थ आप सभी लोग समझ लीजिए। तो पर्यवेक्षण बच्चों जो शब्द है, इसको अंग्रेजी भाषा में सुपरविजन जो है कहा जाता है, ठीक है, या फिर उसी का हिंदी रूपांतरण है। पर्यवेक्षण बच्चों जो होता है किसी चीज या किसी व्यक्ति को देख रेख करने का कार्य है। मतलब जब ऐसे कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण क्या है बच्चों, पर्यवेक्षण जो है किसी चीज के बारे में या फिर शिक्षा के कार्यों के बारे में जो देख रेख किया जाता है, उसी को हम पर्यवेक्षण कहते हैं, ठीक है। देख रेख करने वाला कार्य है और वह जो है प्रक्रिया है जिसमें जो है किसी को मार्गदर्शन, निर्देश, सुधार करना इसमें बच्चों जो है शामिल है। पर्यवेक्षण बच्चों जो है करने वाला जो व्यक्ति होता है पर्यवेक्षक कहलाता है। मतलब जो है पर्यवेक्षण क्या है बच्चों, पर्यवेक्षण जो है किसी चीज के बारे में जो है देख रेख करना, ठीक है, और जो है दिशा निर्देश देना, मार्गदर्शन देना, ताकि उस कार्य में जो है कोई बाधा ना आए, उस कार्य को जो है सुचारू रूप से चलता रहे वो कार्य, ठीक है, उसका निरीक्षण करना, उसकी देखभाल करना, उसी को हम पर्यवेक्षण कहते हैं। और पर्यवेक्षण जो है बच्चों करने वाला जो व्यक्ति होता है पर्यवेक्षक कहलाता है। ये तो बच्चों पर्यवेक्षण की परिभाषा है। अब यहाँ से शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है, इसको भी समझ लीजिए जल्दी से। अब यहाँ से कुछ परिभाषाएं हैं बच्चों पर्यवेक्षण की, उससे पहले इनको देख लीजिए, फिर हम शैक्षिक पर्यवेक्षण को आपको बताएंगे। तो पर्यवेक्षण क्या है बच्चों, पर्यवेक्षण जो इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा जो प्रबंधक है, मतलब कोई मैनेजर जो होता है, कर्मचारियों के कार्यों की जांच करता है कि जो कर्मचारी है सही से कार्य कर रहा है, किस कार्य नहीं कर रहा है, और उसे निर्देश भी देता है और जो है सुधार भी करता है उसमें, कोई यदि गलती हो रही कर्मचारी से, तो उसी को बच्चों हम पर्यवेक्षण कहते हैं, ठीक है। मतलब जब ऐसे हम शैक्षिक पर्यवेक्षण यदि हम इसी क्वेश्चन को कहें, तो पर्यवेक्षण बच्चों इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा जो शैक्षिक जो प्रबंधक होता है, शिक्षा का जो प्रबंधक होता है, वो जो है कर्मचारियों के कार्यों का जांच करता है कि जो कर्मचारी उस कार्य को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ में उस जो है जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, कर्मचारियों को निर्देश भी देता है और उसमें सुधार भी करता है, ठीक है। अगली परिभाषा यहाँ से बच्चों जो कि एल्टन मायो महोदय लिखे हैं, ये कहते हैं पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्यों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है ताकि आवश्यक जो सुधार है वो किया जा सके, ठीक। इनका भी भैया कहना मतलब वही है कि पर्यवेक्षण क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कार्यों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, कार्यों की जो है निगरानी की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, उसकी देखरेख की जाती है कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि उसमें कोई सुधार करना है तो भी जो है निर्देश दिया जाता है मैनेजर के द्वारा। अगली परिभाषा बच्चों यहाँ से दी हुई है कि पर्यवेक्षण वह प्रबंधन जो कि क्रिया है जिसमें जो है काम के सही और प्रभावी निष्पादन के लिए कर्मचारियों को दिशा, प्रेरणा, नियंत्रण जो है दिया जाता है, इसी को हम पर्यवेक्षण कहते हैं, ठीक है। मतलब जो है कार्य को प्रभावी बनाने के लिए जो मैनेजर होता है अपने कर्मचारियों को जो कि दिशा निर्देश देता है,
ठीक है, ये सब प्रेरणा देता है ताकि और जो है उस कार्य की जो कि देखभाल भी करता है, जांच भी करता है कि कार्य हो रहा सही से कि नहीं हो रहा है। यदि कोई गलती हो रही है तब भी उसमें सुधार करने की का भी जो है आदेश देता है प्रबंधक। इसी को हम पर्यवेक्षण कहते हैं। अब बच्चों शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है, इसको यहाँ से जल्दी से समझ लीजिए। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का बच्चों अर्थ होता है कि विद्यालयों, शिक्षकों, शिक्षा प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना और जो है उसका मार्गदर्शन करना। इस उद्देश्य से उसका मार्गदर्शन करना कि जो शिक्षण की जो गुणवत्ता है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो सके, उसमें सुधार किया जा सके। मान लो जो है किस लिए बच्चों जो है उसका जो है निरीक्षण करना है, ताकि शिक्षा में जो भी सुधार है उसको किया जा सके। और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों शिक्षकों को सहयोग देना है, समस्याओं को समझना है और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाना है। इसी को हम शैक्षिक पर्यवेक्षण कहते हैं। तो इतनी सी बच्चों इसकी परिभाषा थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके यहाँ से प्राकृत देख लीजिए बच्चों। इसकी प्राकृत को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि पहला इसमें बिंदु है कि मार्गदर्शक जो है प्राकृत। तो ये जो बच्चों शैक्षिक पर्यवेक्षण है या जो शिक्षकों को निर्देशित करने, सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। और पर्यवेक्षक जो है शिक्षक को बताता है कि वह अपने कार्य को और बेहतर कैसे कर सकता है। ठीक है, अगली फिर इसका जो बिंदु दिया हुआ है गुणवत्ता सुधारक। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो मूल उद्देश्य बच्चों शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाना है, चाहे वह पाठ्यक्रम हो या फिर कोई शिक्षण शैली हो या फिर मूल्यांकन की पद्धति हो या फिर विद्यालय प्रबंधन हो, इन सभी में जो है सुधार लाना है। उसके बाद प्रेरणादायक है प्राकृत। तो यह जो शिक्षकों को प्रेरित करता है कि वे अपने कर्तव्यों को और बेहतर तरीके से करें। मतलब जो है शैक्षिक जो पर्यवेक्षण है बच्चों ये क्या करता है, शिक्षकों को प्रेरित करता है कि वे अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करें। और पर्यवेक्षण का स्वास्थ्य प्रेरणादायक होता है, ना कि आलोचनात्मक। मतलब जो पर्यवेक्षण का जो स्वास्थ्य होता है, इसका जो कार्य होता है प्रेरणादायक होता है शिक्षकों के लिए, ताकि शिक्षक लोग जो है और भी बेहतर तरीके से जो है शिक्षा संबंधित कार्यों को कर सके। उसके बाद अगला इसका बिंदु है समस्या समाधान पर केंद्रित। तो यह जो है शिक्षकों की समस्याओं को पहचान कर उसके समाधान पर कार्य करता है। इसका दृष्टिकोण बच्चों सहयोगात्मक और समाधानात्मक होता है। अगला भी बच्चों बिंदु है कि नवीन शिक्षण जो विधियों का प्रचारक। मतलब जो पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों को नवीनतम तकनीकों, शिक्षण विधियों की जो है जानकारी दी जाती है। उसके बाद निरंतर जो है प्रक्रिया। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है कोई एक बार की जाने वाली बच्चे प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सतत प्रक्रिया है और नियमित रूप से जो है चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो मान लो शिक्षा का कोई कार्य है तो शिक्षा की एक बार तो निगरानी होती नहीं कि एक बार कर दिया जाए अब फिर दोबारा इसकी निगरानी नहीं होगी। तो शिक्षा में जो कि सुधार होते रहते हैं आए प्रतिदिन, तो इसमें निरीक्षण भी भैया आए प्रतिदिन होते रहते हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, अगला भी इसका बिंदु है लोकतांत्रिक जो है दृष्टिकोण। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण में शैक्षिक पर्यवेक्षण से सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी होती है। इसमें बच्चों शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रशासकों की सामूहिक भागीदारी से ही कोई निर्णय जो है लिया जाता है। तो ये थी बच्चों इसकी प्राकृत। अब यहाँ से निरीक्षण बनाम पर्यवेक्षण क्या है इसको समझ लीजिए। तो निरीक्षण का बच्चों अर्थ क्या होता है, निरीक्षण का अर्थ होता है बच्चों की ध्यानपूर्वक देखना या जो है जांचना, इसको हम निरीक्षण कहते हैं। मतलब शिक्षा के जो कार्य हैं जो हो रहे हैं या फिर जो हो चुका उसका ध्यानपूर्वक उसका मूल्यांकन करना, अब उसको देखना या फिर उसको जांचना। या बच्चों किसी वस्तु, प्रक्रिया, घटना या व्यक्ति का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की क्रिया है ताकि उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सके। अब यहाँ से पर्यवेक्षण क्या है बच्चों, पर्यवेक्षण जो है शिक्षकों को सहयोग, मार्गदर्शन, सुधार हेतु सहायता देने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य बच्चों गुणवत्ता सुधार होता है। मतलब जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना होता है इसका उद्देश्य। अब यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों जो निरीक्षण होता है ये केवल जो तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है, लेकिन जो पर्यवेक्षण होता है ये परिस्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सुझाव भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, निरीक्षण क्या होता है, ये केवल तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त जो कि प्रस्तुत करता है, लेकिन पर्यवेक्षण क्या होता है बच्चों, ये जानकारी तो प्रदान करता ही है उसके बारे में, लेकिन सुझाव भी देता है कि आपको इस तरह से कार्य करने चाहिए। मतलब जो आपको गाइड भी करता है। अगला भी अंतर है बच्चों कि निरीक्षण का बच्चों जो कार्य है शिक्षकों की आलोचना करना होता है
ठीक है, निरीक्षण का कार्य क्या होता है? शिक्षा की आलोचना करना रहता है, शिक्षक की बुराई निकालना रहता है, कमियां निकालना रहता है। लेकिन बच्चों पर्यवेक्षण का कार्य जो है शिक्षकों के शैक्षिक स्तर में सुधार करना होता है। यदि कोई इसमें कमी निकलती है तो पर्यवेक्षक जो होगा वो आपको बताता है कि भैया इसमें सुधार कीजिए, ठीक है, ऐसे कीजिए कार्यों को। फिर है अगला अंतर कि निरीक्षण एक जो है सत्ताप्रद रूप है, जबकि पर्यवेक्षण बच्चों एक जो है शिक्षाप्रद जो कि रूप है, ये सत्ताप्रद है, ये जो है शिक्षाप्रद है। फिर है चौथा इसका अंतर कि निरीक्षण का स्वरूप बच्चों संकुचित होता है। संकुचित मतलब होता है छोटा होता है, जबकि पर्यवेक्षण का बच्चों जो स्वरूप होता है व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है। अगला भी बच्चों अंतर है कि निरीक्षण का बच्चों उद्देश्य सूचना प्राप्त करना होता है, जबकि पर्यवेक्षण का बच्चों जो उद्देश्य होता है समुचित निर्देशन देना होता है। ठीक है, ये थे इनके बीच में बच्चों अंतर। अब यहाँ से और भी थोड़ा लिखा हुआ है कि निरीक्षण बच्चों जो है अधिक कठोर है, नियंत्रण आधारित प्रक्रिया है, जबकि पर्यवेक्षण क्या है? सहयोग, मार्गदर्शक और सुधार पर केंद्रित एक सकारात्मक प्रक्रिया ये है। अब बच्चों यहाँ से शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, को यहाँ से हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि पहला इसका प्रकार है सुधारात्मक जो है पर्यवेक्षण, मतलब जो किसी भी शैक्षिक संस्था में पर्यवेक्षण शिक्षा की जो खामियां हैं उसको पहचान कर उन्हें सुधारने में मदद करता है। इसका उद्देश्य शिक्षा की जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार लाना होता है। तो ये है इसका बच्चों पहला इसका प्रकार। दूसरा भी बच्चों इसका प्रकार है निरोधात्मक जो है पर्यवेक्षण है, इसका दूसरा प्रकार है। इसमें बच्चों जो है पर्यवेक्षक ऐसी जो है गलतियों को पहले ही पहचान लेता है जो भविष्य में हो सकती हैं और उन्हें रोकने के लिए उपाय जो है करता है या पूर्व सावधानी पर जोर देता है। मतलब जो है निरोधात्मक प्रक्रिया क्या है बच्चों, इसमें जो है जो पर्यवेक्षक होता है ऐसी गलतियों को पहले से ही पहचान लेता है जो भविष्य में हो सकती हैं शिक्षा से संबंधित है, और उसको रोकने के लिए उपाय भी जो है करता है। अगला भी बच्चों इसका जो प्रकार है वो तीसरा प्रकार है सृजनात्मक प्रकार है बच्चों, पर्यवेक्षण है। तो यह जो पर्यवेक्षण का सर्वोत्तम प्रकार है, सबसे अच्छा प्रकार है। इसमें बच्चों जो सर्वेक्षण शैक्षिक संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है और वह शिक्षकों को नए नए तरीकों से पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और रचनात्मकता को महत्व देता है। अगला भी बच्चों भी इसका जो प्रकार है, ठीक है, एक तंत्रीय पर्यवेक्षण है। इसका चौथा प्रकार है बच्चों एक तंत्रीय पर्यवेक्षण। तो इसमें बच्चों जो है पर्यवेक्षक के रूप में केवल एक ही व्यक्ति होता है। मतलब जो इसमें क्या है एक तंत्रीय मतलब होता है इसमें पर्यवेक्षक एक ही होता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति होता है। वह जो है अपने ही आदेशों को ही सर्वोपरि मानता है। वह जो है शिक्षकों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। मतलब जो पर्यवेक्षक होता है ये कहता है शिक्षकों की आप हमारे अनुसार कार्य कीजिए। फिर बच्चों अगला इसका जो प्रकार है प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण है बच्चों, ठीक है, पांचवा इसका प्रकार है। तो इसमें जो बच्चों पर्यवेक्षण सभी से मिलकर परामर्श लेकर निर्णय लेता है और इसमें बच्चों पर्यवेक्षण शिक्षकों की राय को महत्व देता है और मिलकर जो है कार्य करता है। अगला भी बच्चों इसका हाँ इतने ही 5 इसके बच्चों प्रकार थे। अब बच्चों जो कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता क्या है थोड़ी सी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी बहुत सारी विशेषता, जैसे कि पहली इसकी विशेषता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत नवीन विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, पहली इसकी विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता बच्चों की शैक्षिक पर्यवेक्षण में सीखने की क्रियाओं का विस्तार किया जाता है। चाहे महत्व पूछे फिर इसकी प्रक्रिया जो कि विशेषता पूछे यही आपको लिख देना है। फिर है तीसरी इसकी बच्चों विशेषता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय प्रजातांत्रिक होता है। फिर चौथी इसकी विशेषता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का स्वरूप गयात्मक होता है। अगली फिर इसकी जो विशेषता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों को निश्चित ये करता है। फिर छठी इसकी जो विशेषता बच्चों लास्ट में कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रत्यय परामर्शदाता की भूमिका जो है निभाता है। तो ये थी बच्चों इनकी विशेषताएं। अब यहाँ से इससे बनने वाले जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जल्दी से उनको भी देख लीजिए सभी लोग। अब यहाँ से बच्चों इससे बनने वाले जो भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन हैं उनको जल्दी से देख लीजिए। पहला इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, इसमें का सी है। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के कितने स्तर हैं होते बच्चों, तो इसके बच्चों 3 स्तर होते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा पर्यवेक्षण का प्राथमिक तत्व नहीं है,
आपको बताना है। तो इसमें बच्चों निर्देशन, मार्गदर्शन, अनुशासन ये सभी, लेकिन सहयोग नहीं है शिक्षा पर्यवेक्षण का। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण प्रक्रिया में आत्म मूल्यांकन का क्या महत्व है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो महत्व है, शिक्षक को सुधार के लिए प्रेरित करने का है। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के सकारात्मक परिणामों में से एक नहीं है। तो कौन सा एक इसका परिणाम नहीं बच्चों? तो कहोगे शिक्षकों के बीच तुलना, प्रतिस्पर्धा, ये नहीं और सभी हैं। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण का अभिन्न अंग कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो अनुवर्ती जो कि कार्यवाही नहीं और सभी हैं। उसके बाद है कि प्रभावी शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें से क्या महत्वपूर्ण नहीं बच्चों? तो इसमें देखो निरंतरता, लचीलापन, औपचारिकता ये सभी महत्वपूर्ण, लेकिन तननपूर्ण जो कि संबंध ये नहीं है बच्चों। उसके बाद है कि शिक्षा सर्वेक्षण निम्नलिखित का मूल्यांकन नहीं करता है। तो किसका बच्चों मूल्यांकन ये नहीं करता है? तो कहोगे विद्यार्थी के व्यक्तिगत लक्ष्य का। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण जो है किस स्तर पर अनौपचारिक होता है? तो ये बच्चों कक्षा स्तर पर अनौपचारिक होता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक पर्यवेक्षण का उदाहरण नहीं है? 10 नंबर की हम बात करें तो कौन नहीं है बच्चों? तो शिक्षक द्वारा स्वयं का मूल्यांकन जो कि आत्म मूल्यांकन, ये नहीं और सभी हैं। उसके बाद है कि बाहरी पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका उद्देश्य बच्चों स्कूल की समस्याओं की पहचान करना है, शिक्षकों को दिशा निर्देश देना है, स्कूलों के बीच जो कि तुलना भी करना है सभी। उसके बाद है कि सहयोगी सर्वेक्षण मुख्य रूप से क्या ये करता है? तो ये जो है शिक्षकों को सहायता प्रदान करता है, इसमें का सी है। फिर प्रभावी शिक्षा पर्यवेक्षण सत्र में क्या आवश्यक नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। तो इसमें बच्चों नकारात्मक आलोचना करना ये भी आवश्यक नहीं और सभी आवश्यक है। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है? 14 नंबर की हम बात करें तो इसका अर्थ है कि शिक्षा की निगरानी। अगला देखिएगा, शिक्षा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है कि शिक्षा में सुधार। ठीक है, शिक्षा पर्यवेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य बच्चों शिक्षा सुधार है। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण किस प्रकार दी जा सकती है, आपको ये बताना है। तो कहोगे सकारात्मक और निरीक्षात्मक रूप में। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए उपरोक्त स्तर क्या है, तो आपको ये बताना है। तो बच्चों सभी स्तर हैं, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर, सभी पर जो है सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। फिर है कि शिक्षण सर्वेक्षण में समीक्षा का क्या अर्थ होता है? 18 की बात करें तो इसका बच्चों अर्थ होता है शिक्षा के लाभान्वित होने का मूल्यांकन। फिर है कि शिक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए शिक्षा पर्यवेक्षण क्या जो है कारगर हो सकता है? 19 की यदि हम बात करें तो कहोगे स्वयं मूल्यांकन। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण में निगरानी का क्या अर्थ होता है? 20 नंबर की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है संवेदनशीलता। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए कौन सी जिम्मेदारियों को सुधार हो सकता है? जिम्मेदारियों का शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी, छात्र सभी का सुधार हो सकता है। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए कौन से साधनों का प्रयोग किया जा सकता है? तो सर्वेक्षण, अंतर्ग्रह, समीक्षा रिपोर्ट, ये सभी। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए समर्थन साहित्य का उपयोग किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों कहा जाता है साक्षरता को। उसके बाद फिर बच्चों आपका 25 नंबर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए कौन से जो है महत्वपूर्ण सूचना स्रोत हो सकते हैं, कौन कौन से? तो ये सभी हो सकते हैं, साक्षरता, अनुसंधान, जागरूकता, रोजगार, बाजार सर्वेक्षण, ये सभी। उसके बाद है कि शिक्षा सर्वेक्षण में मूल्यांकन क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो मूल्यांकन बच्चों मूल्यांकन रिपोर्ट है। उसके बाद है कि शिक्षा सर्वेक्षण के लिए सुधार की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो सुधार की प्रक्रिया है समीक्षा, स्वीकृति, सुधार। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए कौन कौन से निगरानी स्तर हो सकते हैं? 28 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, सभी। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण में सुपरविजन क्या है? तो इसमें बच्चों सुपरविजन जो है शिक्षा के सर्वेक्षण का सबसे ऊपरी स्तर, इसमें का पहला। फिर है कि शिक्षा सर्वेक्षण में निष्क्रियता का क्या मतलब होता है? 30 की बात करें तो इसका मतलब होता है समीक्षा की कमी। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण में कौन सा स्तर जो है सबसे नीचे होता है, निचला होता है? तो इसमें बच्चों निचला बच्चों राज्य होता है। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण में किसे जो है निरीक्षक कहा जाता है, आपको बताना है।
तो स्वीकृति को। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण का नैतिक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नैतिक सिद्धांत नहीं बच्चों, तो व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देना, ये नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन के शिक्षा संरक्षण में प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो कहोगे विशिष्ट सुझाव देना। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के माध्यम से अध्ययन कौशल विकास में निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं है। 35 की बात करें तो कहोगे रणनीति सामग्री का उपलब्ध कराना। उसके बाद है कि अनुवर्ती कार्यवाही शिक्षा पर्यवेक्षण का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बच्चों यह जो है पर्यवेक्षण के अधिकार को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है 37 नंबर की डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा पर्यवेक्षण में कैसे जो फायदेमंद हो सकता है। 37 की बात करें तो शिक्षकों को ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है, इसमें का सी है। फिर कि शिक्षा पर्यवेक्षण भविष्य में किस दिशा में विकसित हो सकता है। 38 की बात करें तो ये जो है सहयोग एवं जवाबदेही पर आधारित प्रणाली की ओर, इसमें का सी है। फिर कि शिक्षा पर्यवेक्षण का अर्थव्यवस्था से क्या रिलेशन है, क्या इसका संबंध है, तो इसका बच्चों संबंध है कि निजी स्कूलों में शिक्षा स्तर हमेशा सरकारी स्कूलों से बेहतर होता है। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर्यवेक्षण की क्या भूमिका है। 40 नंबर की बात करें तो कहोगे कक्षाओं में सजा दंड देने की मात्रा को बढ़ाना, बिल्कुल। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण और शैक्षिक अनुसंधान के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो पर्यवेक्षण के निष्कर्ष अनुसंधान पर आधार बन सकते हैं, इसमें का पहला है। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण और स्कूल प्रशासन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो पर्यवेक्षण स्कूल प्रबंधन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है, इसमें का बी। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण की मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षकों से कितनी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो शिक्षकों से भागीदारी जो बच्चों होनी चाहिए, ठीक है, मीडियम प्रकार की। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण में प्रेरणा का सहस्त्र क्या है, आपको ये बताना है, तो शिक्षकों को बेहतर काम के लिए प्रेरित करना। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व कितना महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है, तो कहोगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के दौरान अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, जो माता पिता हैं इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों, तो फीडबैक देने, सुझाव देने में भाग लेना, ठीक है। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है। 47 की बात करें तो सभी हितधारकों के सहयोग पर। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण का नैतिक आयाम क्या है। 48 की बात करें तो निष्पक्ष और भेदभाव रहित मूल्यांकन करना, ठीक है, निष्पक्ष और भेदभाव रहित, बिना भेदभाव के मूल्यांकन करना, इसमें का बी है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा पर्यवेक्षण में अनुभवात्मक सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो कहोगे समस्याओं को हल करने के लिए सहयोगात्मक तरीकों का उपयोग करके। उसके बाद है कि शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र में नवाचार का क्या महत्व है, तो इसका बच्चों जो महत्व है बेहतर जो परिणाम प्राप्त करने के लिए नए तरीकों को अपनाना। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है। 51 की बात करें तो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों की जरूरतों को समझना। उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा पर्यवेक्षण और शिक्षक पेशेवर विकास के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो कहोगे पर्यवेक्षण शिक्षकों को पेशेवर विकास अवसर प्रदान करता है, इसमें का भी। फिर लास्ट में आपका है 53 नंबर कि शिक्षा पर्यवेक्षण और छात्र उपलब्धि के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो इसका संबंध जो है मजबूत सकारात्मक संबंध बच्चों, इसमें का भी। अभी और भी बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू, उनको भी जल्दी से देख लीजिए। ऐसा बच्चों निरीक्षण बनाम पर्यवेक्षण जो था इससे बंदे जो भी क्वेश्चन थे उनको भी समझ लीजिए। तो शिक्षा पर्यवेक्षण क्या है बच्चों, शिक्षा पर्यवेक्षण बच्चों है कि शिक्षा की निगरानी, उसका मूल्यांकन करना। उसके बाद है कि पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों। 2 नंबर की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करना। फिर है कि निरीक्षक का क्या मतलब होता है। 3 नंबर की बात करें तो कहोगे जांच करना, मूल्यांकन करना, जांच करना। फिर पर्यवेक्षण बच्चों किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो स्कूल का जो प्रमुख होता है जैसे कि प्रिंसिपल, उसको कहा जाता है। फिर है कि शिक्षा पर्यवेक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। 5 नंबर की बात करें बच्चों तो कहोगे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकारियों को जो है रिलीज करने के लिए, समुदाय में आत्मविश्वास को बढ़ावा के लिए और स्कूल को छाया मुक्त नहीं कराने के लिए। तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चंस का बच्चों गलत हो जाएगा, इसमें का उपरोक्त सभी तो होंगे नहीं क्योंकि
जो कि छाया मुक्त नहीं कराने के लिए गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल दूसरा लगाओ, समुदाय के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल बढ़ाने के लिए इसमें का बी। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण के बीच मुख्य अंतर क्या है बच्चों? तो इसमें अंतर बच्चों उद्देश्य क्या है केवल बस। शिक्षा पर्यवेक्षण में प्रयुक्त उपकरण क्या है बच्चों? 7 की हम बात करें तो कहोगे इसमें अनुसंधान रिपोर्ट। फिर पर्यवेक्षण में उपयुक्त साधन क्या है? तो इसमें जो साधन है तो फार्मस और जो कि टेबलेट्स हैं। फिर एक स्कूल की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? 9 नंबर की हम बात करें, इसके लिए बच्चों जिम्मेदार होता है निगमन समिति। फिर 10 नंबर क्वेश्चन के शिक्षा पर्यवेक्षण में उच्चतम स्तर का निगरानी कौन करता है? तो राज्य सरकार। फिर शिक्षा पर्यवेक्षण में कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जिम्मेदारियां सभी उत्तराधिकारी की होती हैं, चाहे वो छात्र शिक्षा। अगला देखिएगा, निरीक्षण और पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के दौरान उपयोगिता क्या है? तो सुरक्षा, भूमिका, समर्थन है सभी। फिर कि शिक्षा सर्वेक्षण में समीक्षाओं का महत्व क्या है? 13 की बात करें तो इसका जो महत्व है बच्चों शिक्षा की समीक्षा। शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? 14 नंबर की बात करें तो दृष्टिकोण, सामाजिक परीक्षा, सॉफ्टवेयर बच्चों सभी। फिर है कि निरीक्षण के कौन जिम्मेदार होता है निरीक्षण के लिए? अब ऐसे कह सकते हो। 15 की बात करें बच्चों तो कहोगे निगमन समिति। फिर कि शिक्षा पर्यवेक्षण में सामग्रियों का क्या महत्व है? 16 की बात करें तो सूचना संग्रहण। फिर कि शिक्षा पर्यवेक्षण के लिए कौन कौन से स्तर हो सकते हैं? 17 की बात करें तो राज्य, जिला स्तर, ये सभी स्थानीय वगैरह। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। फिर कि पर्यवेक्षण किसे कहा जाता है बच्चों? तो उस पर्यवेक्षण जो होता है स्कूल का प्रमुख होता है, इसमें का सी। 19 का सी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन के निरीक्षण के दौरान कौन कौन से मानदंडों का मूल्यांकन हो सकता है? तो शिक्षा का स्तर, शिक्षा का सुरक्षा, छात्रों की संख्या, सभी का। पर्यवेक्षण में कौन से तकनीकी साधनों का उपयोग हो सकता है बच्चों? तो इसमें बच्चों जो उपयोग हो सकता है संसाधनों का, कंप्यूटर और जो सॉफ्टवेयर का, इसमें का बी। उसके बाद है कि निरीक्षण में किसे निरीक्षक कहा जाता है आपको बताना है, तो कहोगे निगमन समिति को। फिर के पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो कहोगे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, इसमें का सी है। फिर पर्यवेक्षण के लिए कौन सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं? इसके लिए बच्चों शिक्षा अध्ययन, छात्र अध्ययन, शिक्षा योजनाएं सभी। फिर के पर्यवेक्षण में कौन कौन से मानदंड हो सकते हैं? तो शिक्षा की सुरक्षा, स्तर, संख्या सभी की। उसके बाद है 26 नंबर लास्ट में क्वेश्चन कि शिक्षा पर्यवेक्षण में समर्थकों की संख्या क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये बताना है। तो इसकी बच्चों संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समर्थकों की संख्या से शिक्षा की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण इसमें का डी। तो ये थे आपके 26 क्वेश्चन। अभी और भी बच्चों कुछ क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से देख लीजिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण की जो प्रकार से इससे जो भी संबंधित आपके क्वेश्चन है MCQ, उनको जल्दी से देख लीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन कि शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण जो बच्चों है जहाँ का जो शिक्षा का सुधार करने का तंत्र भी है, छात्रों का मानसिक संसाधन विकास भी है और शिक्षा कार्यक्रमों की निगरानी है सभी। फिर कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा की निगरानी में सुधार करना है। फिर कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने बच्चों प्रकार? तो इसके बच्चों मुख्यतः 2 ही प्रकार हैं। कौन कौन से बच्चों प्रकार है इसके? एक परंपरागत है, दूसरा है आधुनिक। इसके 2 ही मुख्यतः प्रकार हैं। मैंने आपको 6-7 कराए हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 2 ही प्रकार हैं। फिर एक निम्नलिखित में से जो है कौन शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार हैं? तो परंपरागत व जो है आधुनिक पर्यवेक्षण, यही दोनों इसके जो है बच्चों प्रकार हैं। फिर देखिएगा 5 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा की को सुधारना है। फिर की प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में पर्यवेक्षण क्या है? 6 नंबर की बात करें तो कहोगे प्रारंभिक स्तर के स्कूलों की निगरानी करना है। उसके बाद है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से तत्व हैं? तो शिक्षकों का स्तर, छात्रों की संख्या, ये सभी चीज़ हो जाएंगी। फिर है कि समय की पर्यवेक्षण क्या होता है? 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो नियमित समय पर किया जाने वाला सर्वेक्षण। फिर है कि शैक्षिक सर्वेक्षण में समीक्षा का क्या महत्व है?
9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कहोगे अच्छाई और कमी की जो है जानकारी प्रदान करना। फिर है कि शैक्षिक परीक्षा में निगरानी का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसका महत्व है कि सुधार की जरूरत की पहचान करना। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर के शैक्षिक पर्यवेक्षण में संवाद का क्या महत्व है। 11 की बात करें तो कहोगे शिक्षकों छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण में सामाजिक न्याय के क्या महत्व है। 12 की बात करें तो सामाजिक असमानता को दूर करना। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के मुख्य प्रकार हैं, तो परंपरागत और जो आधुनिक पर्यवेक्षण, इसमें का डी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन के औपचारिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है बच्चों, इसमें का पहला है। फिर के अनौपचारिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, 15 की बात करें तो ये है शिक्षकों को सहयोग करना है। फिर की आंतरिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, 16 की बात करें तो शिक्षक की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है। फिर कि बाह्य पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, 17 की बात करें तो शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना है। फिर कि निरीक्षण के प्रकार हैं, तो निरीक्षण के बच्चों जो टाइप्स हैं ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक, बाह्य, आंतरिक सभी हो जाएंगे। फिर कि प्रत्यक्ष निरीक्षण का अर्थ क्या होता है आपको बताना। देखो प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसा निरीक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, आंखों देखा हो, इसमें का पहला। फिर है कि अप्रत्यक्ष निरीक्षण क्या है, तो अप्रत्यक्ष निरीक्षण जो है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से देखता है, इसमें का बी। 20 का बी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो मूल्यांकन के बच्चों प्रकार रचनात्मक है, योगात्मक और निंदात्मक, 3 इसके बच्चों प्रकार होते हैं, तो इसका पहला लगाइएगा। फिर है कि निंदात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है 22 नंबर क्वेश्चन का। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि समाप्ति मूल्यांकन का उद्देश्य क्या कहोगे, छात्रों को उपलब्धि का आकलन करना। उसके बाद है कि निंदात्मक मूल्यांकन को कौन सा मूल्यांकन भी कहा जाता है, तो निंदात्मक मूल्यांकन को बच्चों जो कहा जाता है प्रारंभिक मूल्यांकन। फिर है कि रूपात्मक मूल्यांकन को कौन सा मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। देखो 3 इसके प्रकार है बच्चों, निंदात्मक, रूपात्मक और जो है समाप्ति मूल्यांकन, ये 3 इसके प्रकार हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो रूपात्मक जो मूल्यांकन है ये कौन सा बच्चों मूल्यांकन है, इसको बच्चों मध्यवर्ती कहा जाता है, बीच का मूल्यांकन। फिर समाप्ति मूल्यांकन बच्चों ये कौन सा है, तो कहोगे अंतिम मूल्यांकन होता है, इसमें का सी। 26 का सी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन के शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है, शिक्षकों को प्रेरित करना है, शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना है सभी। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत क्या है, तो वैज्ञानिकता, सहयोग, उद्देश्य पूर्णता, ये सभी। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के साधन हैं, तो निरीक्षण साधन, मूल्यांकन साधन, परामर्श साधन, ये सभी। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रभाव क्या है बच्चों, तो शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, विकास में सुधार, प्रणाली में सुधार, ये सभी। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के स्वरूप क्या है बच्चों, तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक, अनौपचारिक, आंतरिक, बाह्य, सभी। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य क्या हैं, तो गुणवत्ता में सुधार, प्रेरित करना, प्रणाली को नियंत्रित करना, है सभी। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के चरण हैं, ठीक है, तो नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये सभी होंगे। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र क्या है, तो सीखना, शिक्षण, सीखने और जो शिक्षण संस्थानें सभी। उसके बाद है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की शैली क्या है, तो निर्देशात्मक, सहयोगी, स्वतंत्र, सभी। 35 नंबर क्वेश्चन का बच्चों डी इसमें का भी है। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिकाएं क्या हैं, तो सलाहकार, निर्देशन, सभी कार्य होते हैं। उसके बाद शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार हैं बच्चों, ठीक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार हैं 37 की यदि हम बच्चों बात करें तो वैसे तो सभी प्रकार, लेकिन बाह्य प्रकार लगा दीजिएगा, ये वैसे तो सभी इसके प्रकार ही हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के। फिर कि पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुयोजित कार्यक्रम है, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा जो कि एसर एवं डिक्की ने दिया है। उसके बाद है कि भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण के पर्ते का प्रारंभ कब हुआ था, तो कहोगे चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र से। उसके बाद है कि पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य क्या है, 40 की बात करें तो नेतृत्व प्रदान करना।
फिर एक शैक्षिक पर्यवेक्षण किसका यह घटक है। 41 की बात करें बच्चों तो ये जो घटक है शैक्षिक प्रशासन का है। फिर एक शैक्षिक पर्यवेक्षण है ये, तो शैक्षिक बच्चों जो पर्यवेक्षण है तो ये जो है जो कि शिक्षकों के निरंतर विकास में सहायक है, कार्य क्षमता में सुधार में सहायक है, प्रभावशाली बनाने में सहायक है सभी के रूप में। फिर के प्रभावपूर्ण शैक्षिक पर्यवेक्षण के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं, तो सभी बच्चों बाधाएं हैं, इसमें एक आप डी लगा दीजिएगा। फिर के शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार है तो लोकतांत्रिक, सहयोगात्मक, ये सभी जो कि मैंने कराए थे। फिर के शैक्षिक पर्यवेक्षण के मुख्य प्रकार कौन से हैं बच्चों, तो परंपरागत और जो आधुनिक, इनके केवल मुख्य प्रकार हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, तो कहोगे शैक्षिक सेवा है, शिक्षा की सेवा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसमें बच्चों अंतर ये सभी हैं, जैसे कि शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होता है, जबकि निरीक्षण विद्यालय की खामियों को खोजता है। दूसरा अंतर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण अवधारक और जो है सहयोगी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जबकि निरीक्षण को बाध्यकारी असहयोगी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तीसरा अंतर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण नवीन अवधारणा, जबकि शैक्षिक निरीक्षण प्राचीन है। बिल्कुल, ये सभी बच्चों अंतर है इसमें कटी। फिर है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के रूप में विद्यालय में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो कहोगे मुख्य भूमिका बच्चों होती है प्रधानाचार्य की, प्राचार्य की। फिर है लास्ट में बच्चों क्वेश्चन की पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका बच्चों अर्थ होता है कि बेहतर प्रयास या सेवा। इसमें 81। तो ये थे बच्चों सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जो भी इसमें थे 100+ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, इन्हीं से आपके MCQ क्वेश्चन आपके बन के आएंगे और ये पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब सेकंड पेपर बहुत ही शीघ्र हम उसको भी करा देंगे, एक ही वीक के अंदर पूरा का पूरा उसका भी सिलेबस कंप्लीट। अन्य और भी जितने सब्जेक्ट थे सारी क्लासें हमारी कंप्लीट है, अब जाकर के अपने सब्जेक्ट के अनुसार सारी क्लासें आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के तक, सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।